जय भीम, जय भारत साथियों। आज हम आपको एक चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा वृत्तांत के बारे में बताएंगे। फाहियान की भारत यात्रा की शुरुआत किस प्रकार हुई और किस लिए वह अपने देश चीन से निकलकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। लेकिन उससे पहले फाहियान के प्रारंभिक जीवन के बारे में आपको कुछ बताते हैं। फाहियान चीन देश का रहने वाला था और फाहियान का शाब्दिक अर्थ होता है, फा का अर्थ होता है धम और हियान का मतलब होता है गुरु, यानी उनके नाम का अर्थ हुआ धम गुरु, जिसके बचपन का नाम कुंग था। कुंग बचपन में बहुत बीमार रहता था, तो उनके पिताजी ने कुंग को एक बौद्ध विहार में दे दिया और वहीं पर ही कुंग का लालन पालन हुआ और वह एक बौद्ध भिक्षु बन गया। बौद्ध भिक्षु बनने के बाद उनके मन में यह एक बात थी कि हमारे देश में यानी चीन में बौद्ध धर्म तो फैला हुआ है, लेकिन बौद्ध धर्म के ग्रंथ हमारे देश में नहीं पहुंचे हैं। इसलिए फाहियान ने सन 399 ईस्वी में, जब उनकी उम्र करीब 63 वर्ष की थी, अपने देश चीन से निकलकर भारत की यात्रा पर चल पड़े, ताकि भारत से बौद्ध धर्म के ग्रंथ ले जाकर अपने देश में उनका प्रचार व प्रसार कर सके। इसीलिए फाहियान अपने देश से भारत यात्रा पर निकले। तो आइए शुरू करते हैं फाहियान की भारत यात्रा। जब फाहियान ने अपनी यात्रा शुरू की तो चीन के चांगगान से शुरू की थी और चांगगान से लंग से किनकी व किनकी से नवतन होते हुए चंगाई पहुंचे। यहाँ पर फाहियान के कुछ और साथियों से मुलाकात हुई। वे साथी भी फाहियान के साथ भारत यात्रा में शामिल हो गए। चंगाई से फाहियान तनगाहान पहुंचे। चीन की दीवार के पश्चिम दिशा में यह पड़ता है। तंगहान से फाहियान अपने साथियों के साथ गोबी मरुस्थल पहुंचे, जिसके बारे में फाहियान ने अपनी किताब में लिखा है कि यहाँ दूर दूर तक ना कोई रास्ता दिखाई देता है, ना आसमान में कोई पक्षी दिखाई देता है। यहाँ पर फाहियान व उसके साथियों ने बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और करीब 17 दिनों बाद यह गोबी मरुस्थल पार हुआ था और फाहियान को इस मरुस्थल को पार करने में करीब 17 दिन का समय लगा था। गोबी मरुस्थल पार करने के बाद फाहियान शेन जनपद पहुंचे और शेन जनपद से उर देश पहुंचे और उर से खूतन प्रदेश या खूतन जनपद पहुंचे। खूतन प्रदेश के बारे में फाहियान लिखते हैं कि यह नगर बहुत वैभवशाली है और यहाँ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और गौतम बुद्ध की मूर्ति रथ में रखी जाती है और 2 बोधिसत्वों की मूर्ति भी साथ में रखी जाती है। यह सारी मूर्तियां सोने व चांदी की बनी होती है। यहाँ का राजा अपना मुकुट उतार कर और नए कपड़े धारण करता है और रथ पर अपने हाथों से फूल बरसाता है। खूतन के बाद अलग अलग नगरों से होते हुए फाहियान कहांदार पहुंचे और उस वक्त यहाँ पर सम्राट अशोक के वंशज धम्मवंदन का शासन था। गांधार से फाहियान तक्षशिला पहुंचे और तक्षशिला से पुरुषपुर पहुंचे, अर्थात आज का पेशावर जनपद, जो आज पाकिस्तान देश में पड़ता है। यहाँ पर फाहियान ने 400 हाथ ऊंचा जम्बू द्वीप का सबसे सुंदर स्तूप देखा और इस धम्म स्तूप का निर्माण राजा कनिष्क के द्वारा कराया गया था। उन्होंने देखा कि गौतम बुद्ध को भिक्षा पात्र भी इसी धम्म स्तूप में रखा गया है। फाहियान के कुछ साथियों ने गौतम बुद्ध के भिक्षा पात्र की पूजा की और वापस अपने देश लौट गए।
और फाहियान के साथ जो साथी बचे थे वो आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। आगे की यात्रा पर निकलते हुए वह हिमालय क्षेत्र में जहां पहुंचे, इस हिमालय क्षेत्र में बहुत ठंडी शीतलहर चल रही थी। यहाँ पहुंचकर फाहियान का एक साथी बीमार पड़ गया और उसने कहा कि अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ, ऐसा ना हो कि सब के सब यहाँ मर जाए। और ये बात बोलकर वह साथी मर गया। इसके बाद फाहियान पंजाब पहुंचे, जहां पर बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार व प्रसार था। पंजाब के बाद फाहियान मथुरा पहुंचे। फाहियान ने मथुरा को अपनी किताब में मताउला लिखा है। यहाँ पर उन्होंने कई बौद्ध विहार देखे, जिनमें करीब 3000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहते थे और यहाँ सभी राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मथुरा के बाद फाहियान संकिसा पहुंचे। अब संकिसा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है। यहाँ से फाहियान साकेत पहुंचे, जिसका अब अयोध्या नाम पड़ चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि जब फाहियान भारत में आया था, उस वक्त अयोध्या नाम का कोई जनपद या नगर नहीं था। साकेत का नाम ही बाद में बदलकर अयोध्या कर दिया गया। इसी अयोध्या में यानी साकेत जनपद में उन्होंने कश्यप बुद्ध, कनकमुनि बुद्ध, ककुछंदु बुद्ध और गौतम बुद्ध के स्तूप देखे। साकेत यानी अयोध्या के बाद फाहियान श्रीवस्ती पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने जेतवन बौद्ध विहार को देखा। यहीं पर फाहियान ने गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा स्तूप देखा और उसके पास जैन मुनियों का एक देवालय भी देखा। फाहियान अपनी किताब में लिखते हैं, यहाँ पर यानी श्रीवस्ती में देवदत्त के अनुयायियों के भी संग है और वह सिर्फ कश्यप बुद्ध, कनकमुनि बुद्ध और ककुछंदु बुद्ध की पूजा करते हैं, परंतु गौतम बुद्ध की पूजा नहीं करते। अब ये देवदत्त कौन है? देवदत्त गौतम बुद्ध के चचेरे बड़े भाई थे और इनके परम शत्रु थे। जो देवदत्त थे ये गौतम बुद्ध को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और गौतम बुद्ध के समय में ही देवदत्त ने संघ के 2 टुकड़े कर दिए थे। श्रीवस्ती के बारे में श्रीवस्ती के बाद फाहियान कपिल वस्तु पहुंचे, जहां पर ना राजा है ना प्रजा है, केवल खंडहर और उजाड़ है। फाहियान यहाँ पर गौतम बुद्ध का महल देखा, जिसमें उनकी और उनकी माता की प्रतिमा बनी हुई थी। उनकी मतलब गौतम बुद्ध की प्रतिमा और उनकी माता की प्रतिमा बनी हुई थी। फाहियान आगे लिखते हैं कि नगर के पूर्व दिशा में 50 ली पर राजा का बाग है और उस बाग का नाम लुम्बिनी वन है, जहां पर कुमार का जन्म हुआ था। कुमार का मतलब है गौतम बुद्ध का यहीं पर जन्म हुआ था। फाहियान लिखते हैं 50 ली। तो 50 ली का मतलब यह है कि जिस प्रकार हमारे देश में 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर लिखा जाता है, इसी प्रकार चीन में किलोमीटर नहीं लिखा जाता, वहां पर ली लिखा जाता है। 10 ली, 20 ली या 50 ली, तो वहां किलोमीटर की जगह ली लिखा जाता है, जिससे कि वहां पैमाइश की जाती है। इसी प्रकार हेन सांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में ली का जिक्र किया है। 50 ली, 100 ली या 150 ली के बारे में लिखा है। कपिल वस्तु के बाद फाहियान कुशीनगर पहुंचे। नगर के उत्तर में शाल के 2 वृक्षों के मध्य निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने उत्तर दिशा की ओर सर करके महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर से फाहियान वैशाली पहुंचे। यहाँ पर महावन
कुठागार विहार उन्होंने देखा। कुशीनगर से फाहियान पाटलिपुत्र पहुंचे और उस समय पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर हुआ करता था। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर बताया है। फाहियान ने यहाँ सम्राट अशोक का महल भी देखा और यहाँ पर एक बमन कुमार नामक बौद्ध भिक्षु से मुलाकात भी हुई, जो बहुत ही तर्कशील व ज्ञान संपन्न भिक्षु था। पाटलिपुत्र से फाहियान राजगृह गए, जहाँ पर अजात शत्रु ने गौतम बुद्ध से 42 सवाल पूछे थे। नगर के उत्तर में वैनुवन विहार पड़ता है, जो अब तक मौजूद है। राजगृह से फाहियान नालंदा पहुंचे, जहां पर सारिपुत्र का स्तूप आज भी मौजूद है। फाहियान बोध गया भी गए। बोध गया के बारे में फाहियान लिखते हैं, यह नगर सुनसान और उजाड़ पड़ा हुआ है। फाहियान काशी, सारनाथ, कौशाम्बी, चंपा और ताम्रलिप्ति भी गए, जहां उन्होंने कई बंदरगाहों को देखा। इसके बाद फाहियान सिंघल द्वीप की यात्रा पर निकल गए। सिंघल द्वीप में फाहियान ने एक ऐसा बौद्ध विहार देखा, जहां पर गौतम बुद्ध का एक दांत रखा हुआ था, और यह सिंघल द्वीप कोई और नहीं बल्कि श्रीलंका का पुराना नाम सिंघल द्वीप ही है। श्रीलंका तो अभी कुछ साल पहले ही रखा गया है। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंघल द्वीप ही है। सभी प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम सिंघल द्वीप ही लिखा हुआ है। इस सिंघल द्वीप में फाहियान करीब 2 वर्षों तक रहे और उन्होंने विनयपिटक, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय आदि ग्रंथों की प्रतियां हासिल की और उन्होंने अपने देश के भिक्षुओं के लिए इन सभी ग्रंथों को एकत्रित किया। इन सभी प्रतियों को लेकर फाहियान एक व्यापारी के बड़े बोट पर चढ़ गए, जहां से जावा और जावा से अपने देश पहुंचे। लेकिन फाहियान अपने देश चीन जहां से चले थे वहां कभी भी नहीं पहुंच सके और फाहियान की कुल यात्रा करीब 15 वर्ष की रही। जब फाहियान अपने देश पहुंचे तो उस वक्त 412 ईस्वी थी और उस वक्त फाहियान की उम्र करीब 78 वर्ष यानी 78 ईयर हो चुकी थी और वे सभी ग्रंथ चीन ले जाने में सफल हुए। लेकिन जहां से वो चले थे चांगान से वहां नहीं पहुंच पाए और चीन में ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जिस यात्रा के लिए, जिस उद्देश्य के लिए फाहियान अपने देश से निकले थे कि भारत से बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको अपने देश में लेकर जाएंगे, इस उद्देश्य में वो पूर्ण रूप से सफल हुए और उन ग्रंथों को अपने देश पहुंचा पाए। इस प्रकार एक चीनी यात्री 15 वर्षों तक यात्रा करता रहा। इन 15 वर्षों में करीब 10 साल उन्होंने भारत में बिताए और भारत से बौद्ध धर्म के ग्रंथ लेकर अपने देश पहुंचे। इस प्रकार पूरे एशिया महाद्वीप में बौद्ध धर्म फैलता रहा। इसी प्रकार की सच्ची घटनाओं को जानने के लिए, सच्ची कहानियों को सुनने के लिए बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, एक और सच्ची कहानी के साथ, जिससे आप जागरूक हो सके, सच्चे इतिहास की जानकारी आपको प्राप्त हो सके और समाज को एक सही दिशा दे सके। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत दोस्तों।